इस वीडियो में हम कक्षा 8 के बोर्ड एग्जाम या प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा जो होती है उसको अकॉर्डिंग ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताएंगे और उसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे पहला सवाल है, आपको पूछा जाए a इंटू बी बराबर b इंटू ए में कौन सा गुणधर्म प्रयुक्त हुआ है। तो अगर आपको यहाँ पर कौन सा गुणधर्म पूछा जाता है तो ये गुणधर्म इस पहले अध्याय के अंदर जितने भी है, मैंने एक और वीडियो पहले पोस्ट किया था उसके अंदर बताए थे। तो अगर दो संख्याओं का गुणा आता है और उनका क्रम बदला जाता है तो इसमें नियम लगता है क्रम विनिमयता। और यदि क्रम विनिमयता भी दो ऑप्शन में, तो फिर आप कौन सा लिखोगे, योग या गुणा की, तो यहाँ पर गुणन की क्रम विनिमयता। दूसरा सवाल है, समीकरण 5x+3 बराबर 13 में चर x का मान बताना है। तो चर x का मान निकालना है तो ऐसी स्थिति में आप इस समीकरण को सोल्व कर लो। तो 5x के साथ 3 प्लस में दूसरी तरफ भेजोगे माइनस में, तो पीछे आएगा 10 और x का मान निकालना है तो 5 गुणा की संख्या इधर आ जाएगी भाग में, यानी x का मान कितना आ जाएगा 2। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से किस चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर बराबर और समद्विभाजित होते हैं। तो विकर्णों के बारे में बात कर रहे हैं। विकर्ण एक तो बराबर होने चाहिए और एक समद्विभाजित करने चाहिए, तो ऐसे चतुर्भुज का नाम बताना है। अब ये भी आपको तीसरे अध्याय की परिभाषा के साथ मैंने पूरा डिटेल विश्लेषण करवाया था कि विकर्ण बराबर किसके होते हैं। एक तो होते हैं आयत के और एक होते हैं वर्ग के। अब आयत के विकर्ण बराबर होते हैं, समद्विभाजित भी करते हैं। वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं, समद्विभाजित भी करते हैं। तो फिर हम इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन चुने। तो अगर आपको वहां पर ऑप्शन में मिलता है तो वर्ग दोनों, तो फिर दोनों सही है। यह पूछा जाता है ऐसा चतुर्भुज जिसके विकर्ण बराबर है केवल समद्विभाजित करते हैं, तो वर्ग के विकर्ण है वो समकोण पर एक दूसरे को काटते हैं समान दो भागों में, और आयत के विकर्ण है वो समकोण पर नहीं काटते। इस प्रकार से उनके बीच समकोण का 90 डिग्री का कोण नहीं बनता है। तो ऑप्शन है समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, समलंब और आयत। वर्ग का ऑप्शन नहीं होगा तो उसमें कौन सा सही होगा, आयत। अगला सवाल है संख्या 10 और 11, इंपॉर्टेंट सवाल है। 10 और 11 के वर्गों के बीच में कितनी संख्या है। तो वर्गों के बीच की संख्या ज्ञात करनी है तो एक सीधा सूत्र आपको याद करवाया गया, 2n। पहली संख्या n है और दूसरी जस्ट उससे अगली होगी n+1। तो इनके वर्गों के बीच ये एक सूत्र भी पूछा जा सकता है आपको डायरेक्ट कि n² और n+1 के स्क्वायर के बीच कितनी संख्या है। तो उसका सीधा तरीका है 2n संख्या है। अब n का मान कितना 10 है, तो यहाँ पर कितनी संख्या है, 2 × 10 यानी 20 संख्या है चौथे सवाल में। अब पांचवा सवाल आपको पूछा गया था, संख्या 9 का घनफल ज्ञात कीजिए। 9 का घनफल। अब 9 का घनफल निकालना है यानी घन निकालना है तो 9 का 9 से 3 बार गुणा करोगे। ये तो पूरी टेबल ही आपको 10 तक याद रखनी है, तो आ जाएगा 729। छठा सवाल है, अंकित मूल्य 100 रुपए वाले। अब ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। अंकित मूल्य आपको दिया जाएगा 100 रुपए, या इसकी जगह अगर दूसरा कोई सवाल बनता है तो कोई भी मूल्य दिया जा सकता है। अंकित मूल्य 100 रुपए वाली वस्तु पर 15% बट्टा दे दिया है 15%। अब 100 रुपए पर 15% का मतलब 15 रुपए ही है, लेकिन यदि इसकी जगह 400 रुपए अंकित मूल्य देकर के 15% बट्टा देता तो पहले हम 400 का 15% ज्ञात करते। एक ये भी सवाल थोड़ा समझ लेना, अगर यहाँ पर अंकित मूल्य आता 400 रुपए और वहां पर बट्टा देता 15%, तो आप पहले क्या करते, 400 का 15% ज्ञात करते। 400 इंटू 15/100 का हटाओ गुणा लगाओ तो 0, 15 का 4 से, यानी ऐसी स्थिति में 60 रुपए बट्टा होता। अब 60 रुपए बट्टा होता तो 400 रुपए वाली वस्तु कितने में बेचते। तो बट्टा है, कमीशन है, कमीशन बट्टा सूट, ये चीजें जब पूछी जाती है तो ये अंकित मूल्य में से माइनस होती है, घटाई जाती है। जबकि टैक्स और जीएसटी ये चीजें होती है तो प्लस होती है। मतलब ये कमीशन बट्टा सूट है, ये हानि की तरह काम करती है। अब 60 रुपए हो गया तो 400 में से 60 घटा लो, यानी वो वस्तु 340 रुपए में बिकेगी। अब अपना सवाल था 100 रुपए वाली वस्तु पर 15% बट्टा दिया जाता है, ऐसे का सवाल था
तो इतना बड़ा तो होगा नहीं। ऐसी स्थिति में आपको पूछा है उसका क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो 100 में से 15 घटा लो, सीधा 85 रुपये आ जाएगा आंसर। अब उसके बाद अगला सवाल है व्यंजक। सातवां सवाल व्यंजक है 5x² माइनस 8xy+3 और इसमें xy का गुणांक बताना है। xy का गुणांक, तो मैंने थोड़ा अलग टाइप का सवाल लिया, बाकी आपको ऐसे समीकरण दे करके बहुपद या व्यंजक दे करके आपको पूछे कि इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है। तो अगर अधिकतम घात का सवाल आता है तो अधिकतम घात कितनी है, 2। xy का है तो -8xy, अब xy के साथ क्या है -8, तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा -8। फिर 8वां सवाल है 2 की घात 5 × 2 की घात 3 का मान। तो जब भी आपको ऐसा कोई सवाल दे जिसके अंदर आधार दोनों का सेम हो और घात भिन्न भिन्न हो, तो ऐसी स्थिति में आधार वही लिखा जाता है, घात जुड़ जाती है, तो यहाँ पर उत्तर मिलता है 2 की घात 8। इसके बाद 9वां सवाल वितरणता के गुण का प्रयोग करते हुए या वितरकता के गुण का प्रयोग करते हुए, वितरण नियम का प्रयोग करते हुए। तो इस सवाल को अच्छे से देखना। वितरकता के गुण का प्रयोग करते हुए 3/5 इंटू 2/7 प्लस 3/5 इंटू 5/7 का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ ऐसी स्थिति के अंदर क्या करोगे, वितरकता के गुण का मतलब प्लस से पहले बाद में संख्या कॉमन लेनी पड़ेगी। वितरण गुण होता है कि गुणा का योग पर वितरण या गुणा का व्यवकलन बाकी पर वितरण, तो 3/5 दोनों के अंदर कॉमन आ रहा है, बाहर ले लो, गुणा का चिन्ह लगाओ तो वरना गुणा ही होता है ऐसी स्थिति में कोष्टक के बाहर। तो पहले में क्या बचा, 3/5 लेने के बाद 2/7, फिर प्लस का चिन्ह है, यहाँ भी 3/5 कॉमन ले लिया, पीछे बचेगा 5/7। तो उत्तर तो इसका और भी तरीके से आप कर सकते हैं कि 3/5 और 2/7 का सर में गुणा कर लो, इधर 3/5 इंटू 5/7 का गुणा करके फिर जोड़ लो, उत्तर तो मिलेगा। लेकिन यहाँ पर अगर मेंशन है साथ में कि वितरकता के गुण का प्रयोग करते हुए, तो आपको इसी तरीके से करना है, फिर इस तरीके में मार्किंग नहीं मिलेगी आपको। तो 3/5 इंटू, अब हरों का लसप लोगे, यहाँ पर जोड़ लोगे 7 है, 2 + 5, 3/5 इंटू 7/7 या 3/5 इंटू 1 बराबर उत्तर कितना आ जाएगा 3/5। तो इस सवाल को ध्यान में रखना, वितरकता के गुण का प्रयोग करते हैं, या यहाँ पर कोई भी सवाल देकर के पूछेगा कि इसमें किस गुणधर्म का उपयोग हुआ है, तो ये तो पहले सवाल के अंदर आता ही है। फिर 10वां है समीकरण। एक समीकरण देकर के आपको उसका हल पूछा जाएगा। समीकरण 3 कोष्टक अंदर t-3 बराबर 5 और कोष्टक अंदर 2t+1 को हल करना। अब इसे हल कैसे करते हैं, तो इसके साथ साथ में आपको क्या एक बार पूरे किताब का रिवीजन भी हो जाएगा अगर आपने इस पूरे पेपर को ध्यान से देखा तो 3 का t से गुणा 3t -3 का 3 से 9 और 5 का 2 से 10t, 5 का 1 से 5, चार पदों को एक तरफ करो, टी के साथ माइनस का 10t आ जाएगा और 5 के साथ प्लस का 9 आ जाएगा, इधर करोगे तो माइनस का 7t और यहाँ पर हो जाएगा 14। तो ऐसे t का मान मिल जाएगा 14/-7 यानी -2। तो इस सवाल के अंदर केवल आपको हल पूछेगा, जांच नहीं पूछेगा, तो हल करके उत्तर दे देना है। बाकी आगे 21वां सवाल आता है पेपर में, उसमें जांच भी पूछी जाती है। फिर 11वां सवाल है वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिस संख्या से 704, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए जिससे 704 को भाग देने पर पूर्ण घन प्राप्त होता है, यानी 704 के अंदर भाग दोगे तो पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी। अब वो कौन सी संख्या है, तो सबसे पहले 704 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अब 704 के अंदर 2 का भाग 352, फिर 2 का भाग 176, फिर 2 का भाग 88, फिर 2 का भाग 44, फिर 2 का भाग
22, फिर 2 का भाग 11 और अब 11 के अंदर 11 का भाग जाएगा केवल एक बार। तो 704 के बाद गुणनखंड क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 2 आया 3 और 3 6 बार और एक आया 11। अब 3-3 के ग्रुप बनाओगे तो 3-3 के 2-2 के ग्रुप तो पूरे हो गए, 11 का ग्रुप अधूरा है। तो जिसका अधूरा है उसी का भाग देना, यानी 11 का भाग देने पर संख्या वो पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगी। केवल इतना ही पूछा है तो उत्तर ये हो जाता है कि 11 भाग देने पर संख्या पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगी। आगे ये पूछेगा उसका घनमूल भी ज्ञात कीजिए, तब क्या करोगे? 704 के अंदर 11 का भाग दे तो पूर्ण घन संख्या कौन सी वो मिल जाएगी। तो 704 के अंदर 11 का भाग देने पर संख्या मिलेगी आपको 64। 11 के साथ 6 बार, फिर 4 44 4 बार और 64 का घनमूल क्या हो जाएगा? अब जोड़ा किस किस का बना है? एक तो 2 का और एक 2 का, तो इसका घनमूल आ जाएगा 4। अतः 64 का अंडर क्यूब है वो 4 आ जाएगा। पूरा उत्तर पूछा जाता है तो यहाँ तो केवल आपको ये पूछा गया है कि वो संख्या बताइए बस। तो संख्या हमने ज्ञात कर ली। इसके बाद अगला सवाल आता है 12वां, वो है 2000 रुपये मूल्य वाली वस्तु। ये भी अच्छा सवाल है। यहाँ पर 2000 रुपये मूल्य देकर के, यानी 2000 रुपये वाली वस्तु को 1600 रुपये में बेचा जाता है। बेचा जाता है तो बट्टा और बट्टा प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तब एक तो आपको बट्टा निकालना है, अभी जैसे सवाल बताया था पहले, और फिर बट्टा प्रतिशत भी बताना है। तो इसको क्या करोगे? मूल्य कितना है? अंकित मूल्य 2000 रुपये। तो सबसे पहले बट्टा निकालना है, तो अंकित मूल्य में से क्रय मूल्य जिस रुपये में बेचा जा रहा है विक्रय मूल्य वो घटा लो। तो 2000 में से 1600 घटाए तो बट्टा आ गया 400 रुपये। यानी कितने रुपए का बट्टा दिया जा रहा है? 400। अब बट्टा प्रतिशत निकालना है, तो जिस प्रकार से लाभ और हानि का सूत्र आता है, लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100, या हानि का हानि बटे क्रय मूल्य इंटू 100%, उसी तरीके से बट्टा और कमीशन का सूत्र आता है। उसके अंदर बट्टा के हर में क्रय मूल्य नहीं आकर आता है अंकित मूल्य इंटू 100%। तो बट्टा कितना है? 400 रुपये। 400 बटे अंकित मूल्य कितना है? 2000 इंटू 100 से गुणा कर लो, परसेंटेज आ जाएगा। तो 40 के अंदर 2 का भाग जाएगा 20 बार, यानी 20% बट्टा दिया जाएगा। इस बात को ध्यान में रखना है। तो ये 12वां सवाल हो जाता है। उसके बाद फिर 13वां सवाल है रिक्त स्थानों की पूर्ति करना। बहुत अच्छा सवाल है 13वां, 14, 15वां, और तीनों ही बड़े इंपॉर्टेंट रूप से हैं, जिसके अंदर आपको सीधे और सटीक जवाब देने, जिसके सामने मतलब रिक्त स्थान के अंदर तो और भी अच्छा है कि उसके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, उन दो में से आप कौन सा चुनेंगे। अब 13वें सवाल के अंदर रिक्त स्थान है, 4 सवाल इसके देते हैं 4 नंबर का, 14 के अंदर भी 4 सवाल देते हैं 4 नंबर का, 15वां भी 4 सवाल 4 नंबर के। तो यहाँ से भी आपको अच्छी मार्किंग प्राप्त हो सकती है अगर बढ़िया तैयारी करो। तो अब पहला सवाल है 12 34 और फिर पीछे 4 0। इस संख्या का मानक रूप लिखना है। तो मानक रूप होगा, जैसे आगे रिक्त स्थान है, मानक रूप में लिखने के लिए बहुत संक्षिप्त शॉर्ट तरीके है। सबसे पहले क्या करो, इकाई की तरफ से आपको देखो मानक रूप जब लिखा जाता है, कोई भी संख्या को 1 से लेकर के 10 तक के बीच लगाना है। तो ऐसी जगह पॉइंट लगाओ, पढ़ते ही आप 1 दशमलव या 2 दशमलव ऐसे पढ़ो तो पॉइंट कहाँ जाएगा? यहाँ पर। तो लिखोगे 1.234। अब ये पॉइंट इकाई से कितने अंक छोड़ करके लगाया? तो 4 5 6 7। तो यहाँ पर आ जाएगी 10 की पावर 7। ये इसका मानक रूप होगा। अच्छे से समझना है इसको। फिर एक पूछा जाता है सामान्य रूप का, जैसे 7.89 इंटू 10 की पावर -3। अब घात माइनस में है तो पहले आप उसको हर में भेज दो, और अगर ये सवाल सीधा आता है ऐसे 7.89 इंटू 10 की पावर 3, घात माइनस में नहीं है तो डायरेक्ट इंटू गुणा कर लो बस। ये गुणा किया और फिर जितने जीरो है गुणा में उतने स्थान दशमलव हटा लो। तो 3 जीरो है तो 1 2 और तीसरा अंक नहीं है तो 0 लगा लो, तब तो उत्तर आता है ये। लेकिन यहाँ पर माइनस ऋणात्मक घात है और ऐसी स्थिति में उसका सामान्य रूप निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इस संख्या को जितनी घात है उसे हर में भेज दो, घात धनात्मक करो। तो
7.89/10⁻3। अब बट्टे में 10 हो, यानी एक जीरो वाली संख्या होती है, एक स्थान 10 आगे जाता है, 2 जीरो है 2 स्थान, 3 जीरो है 3 स्थान। तो यहाँ से हमें उत्तर क्या मिल जाएगा, 9 8 7 एक स्थान, फिर दूसरा और तीसरा, इस प्रकार से 3 स्थान आगे ले जाके उत्तर दे दोगे 0.00789। ये इसका सामान्य रूप होगा। फिर अगला सवाल आता है 1 मीटर किसके बराबर है। अब 1 मीटर का पता है सबको कि 100 सेंटीमीटर के बराबर है, लेकिन यहाँ पर सवाल अलग है, 1 मीटर किसके बराबर है। तो यहाँ पर ऑप्शन के अंदर जैसे बोलो तो एक तो 1 × 10⁻³ किलोमीटर या 1 × 10⁻³ किलोमीटर। तो सेंटीमीटर में पूछा ही नहीं, किलोमीटर में उत्तर देना। अब इसका मतलब है 1 × 1000 यानी 1000 किलोमीटर के बराबर होता है, तो नहीं। और इसका मतलब है 1/1000, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, 1 × 10⁻³ किलोमीटर के बराबर होगा। फिर आगे है 5⁸ × 5⁻³ -3 × 5⁻² का मान। तो इसका उत्तर भी हल नहीं करना है, सीधा ऑप्शन में ही देना है। जैसे एक तरफ आपको घात जोड़ करके दे देगा, टोटल घात जैसे 8⁻13 या 8⁻−13, या फिर सही रूप कौन सा होगा, धनात्मक घात 8 है, माइनस में 5 है, तो 8⁸ 8 × 5 सॉरी 5⁸ 8 × 5⁻−5। तो ऐसी स्थिति में घातें जुड़ जाती है, 8 - 5 यानी उत्तर आ जाएगा 5⁻³ तो ये रिक्त स्थान वाले सवाल का आंसर था। इसके बाद 14वें सवाल के अंदर सत्य असत्य यानी कथन जो दिया है वो सही है या गलत है, उसकी पहचान करना है या जांच करना है। तो पहला है घन का आयतन, यानी घन के आयतन का सूत्र। अब घन के आयतन का सूत्र सामने लिखा है भुजा 6 × भुजा स्क्वायर, तो क्या ये घन के आयतन का सूत्र है, नहीं, यानी ये हो जाएगा सत्य, क्योंकि 6 × भुजा स्क्वायर घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है। फिर 1 घन मीटर है, मीटर आयतन वाले पात्र में 100 लीटर, आयतन वाले पात्र में 100 लीटर दूध आ सकता है। तो क्या ये कथन सत्य है। अब 1 घन मीटर 1 मीटर क्यूब है वो 1000 लीटर के बराबर होता है, ये सीधा फैक्ट याद रखना है। तो यहाँ पर 100 लीटर दूध आ सकता है क्या, तो कथन है वो असत्य हो जाएगा, क्योंकि 1000 लीटर दूध आ सकता है। फिर अगला है बेलन का आयतन या बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसके बारे में भी आपको सवाल पूछे इसके सामने सूत्र के चांसेस ज्यादा है। अब बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, सामने लिखा हुआ है 2πr r+s होता है, तो ये सही है, क्योंकि बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr r+s होता है। और वक्र पृष्ठ आए तो 2πrs, आयतन आए तो πr² h। इन तीनों सूत्रों को इस बार ध्यान में रखना। उसके बाद चौथा है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। चतुर्भुज का प्रकार है जो समचतुर्भुज, उसका क्षेत्रफल आपको पूछा जाता है। तो समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र 1/2 गुणा विकर्णों का गुणा। तो कथन कैसा हो जाएगा, विकर्णों का गुणनफल सत्य हो जाएगा समचतुर्भुज का। लेकिन जैसे अगर ये दिया जाता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, तो आधार इंटू ऊंचाई किसका सूत्र है, समान त्रिभुज का 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, इसलिए यहाँ से ये असत्य हो जाएगा। आधार इंटू ऊंचाई दिया तो 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल दिया है तो सही हो जाएगा। इसके बाद अगले सवालों का एक और वीडियो प्रस्तुत करूंगा, उसके अंदर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।